क्या ये समय आ रहा है कि योगी जी को अगले इलेक्शन में बीजेपी का चेहरा बना देना चाहिए 2029 में? यूपी नीड्स योगी मोर और दिल्ली में अभी वैकेंसी नहीं है। योगी जी जो यूपी में काम कर रहे हैं ना, वो काम कोई और नहीं। जो मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं वो कोई और कर लेगा। और अगर यूपी में अगर आप फंबल करते हैं तो दिल्ली खतरे में पड़ जाएगी। और योगी को यूपी से हटाना एक बहुत बड़ा। पूरा लिबरल कबाल कहता है कि 47 से पहले कोई भारत नहीं था। तो जब योगी जी जैसा व्यक्ति वहां पर खड़ा होता है तो वो एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को लेके खड़े होते हैं कि भारत राम कृष्ण का देश है। मैं ये मानता हूं कि जिस दिन योगी जी भी प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठ जाएंगे ना, तो आज वाले योगी जी आपको नहीं दिखाई देंगे। इस चीज के लिए सभी लोगों को आज से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि यूपी का चीफ मिनिस्टर होना एक अलग बात है, पर भारत का प्रधानमंत्री होना, उसके लिए आपको इमेज का मेकओवर और सोच का भी मेकओवर तो करना पड़ेगा। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते और जय श्री राम सभी दर्शकों को। आज हमारे साथ है बाबा रामदास और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। मोदी जी, योगी जी और जो अभी हिंदुत्व की नई परिभाषा सामने आ रही है सबके, तो उस पे बाबा जी के साथ बात करेंगे। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो 2024 के इलेक्शन के वक्त हमें एक बहुत अच्छा नारा मिला था, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। पर पिछले 1-2 महीनों से जो पूरा बीजेपी में चल रहा है या जो एक सेंट्रल लीडरशिप में चल रहा है, एक यूजीसी का रेगुलेशन आया, उसके बाद एक पूरा जो सवर्ण वर्ग है उसको एक तरीके से अपराधी इनडायरेक्टली घोषित कर दिया गया। बाकी हम लोग अगर एमपी में भी देखें तो मोहन यादव ने जो एक एफिडेविट दिया था उसमें कहा गया था कि भगवान राम ने भी कास्टिस्ट थे या फिर वो उन्होंने भी जातिवाद फैलाया था। तो ये एक जो नैरेटिव उभर के सामने आ रहा है बीजेपी में लेटली कि आपको एकत्रीकरण करना है हिंदुओं का, पर उसके लिए आपको सवर्णों को टारगेट करना है। तो ये ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, यूजीसी गाइडलाइंस जब आई थी और इस पर जब बवाल मचा था तो हम लोगों ने भी वो मुद्दा उठाया था और सवर्णों में नाराजगी भी देखी गई। पर एक तो अब वो धीरे धीरे कम हो रही है और अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं ये कहूँगा कोशिश जरूर हुई थी, और पर मैं एक बात मानता हूं कि बीजेपी में जिन लोगों ने बैठ के ये डिजाइन की थी या जो ये प्लान किया था, उनके टारगेट्स क्या थे ये तो समय बताएगा, ये वो क्या चाहते थे। परंतु अभी जो इस वक्त जो दिखाई दे रहा है ये बड़ा ना, इसे विप्लव काल आप कह सकते हैं। और इसमें अंतिम टारगेट तो है 29 का चुनाव है, परंतु उसके बीच में ये इन 5 राज्यों के चुनाव जो अभी बंगाल, तमिलनाडु, असम में, और उसके बाद 27 का चुनाव यूपी का। इस बीच अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बीजेपी को ये विश्वास है कि वो सवर्णों की इस जो भी थोड़ी बहुत नाराजगी है उसको दूर कर लेगी, और लोगों ने इसको मोदी के प्रति व्यक्तिगत नाराजगी, व्यक्तिगत खुन्नस के रूप में लिया कुछ लोगों ने। पर सारी नाराजगी के बावजूद योगी के प्रति किसी किस्म का कोई नहीं, असंतोष या डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। पर मैंने एक चीज ये जानने की कोशिश की पिछले कुछ दिनों में कि ये जो नाराजगी दिखाई दे रही है ये वाकई है या इज इट मैन्युफैक्चर्ड। तो जब हम जमीन पे उतर के बात करते हैं लोगों से और सवर्णों से, तो मैंने देखा यार ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अभी लेटेस्ट एपिसोड मैं आपको बता रहा हूं, तब मुझे लगा कि यार ये तो टूल किट का हिस्सा है। सारण, छपरा जिला, सारण ये यूपी का एकदम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। बलिया के बाद छपरा है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा। सारण छपरा में एक सवर्ण राजपूत लड़की
मैं बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक आपको ये बता रहा हूँ, प्रेम प्रसंग में उसकी माँ ने उस लड़के के साथ उसको पकड़ लिया, लड़की को 4 झापड़ मारा, पब्लिक इकट्ठी हो गई, लड़की ने इस आक्रोश में या इस ग्लानि में शी जम्प्ड इनटू अ वेल। इसके 50 गवाह हैं, कम से कम 50। उसकी न्यूज़ तो बहुत अलग आई थी, पर हाँ, वो इंसिडेंट की। अब यहाँ पर उसको जैसे प्रेजेंट किया गया। अच्छा, 11 तारीख की घटना है, ये घटना 2:30 बजे शुरू हुई, 5:30 बजे तक चली है। 5 मिनट का एपिसोड नहीं है, 2:30 बजे। और इसके पूरे फोरेंसिक एविडेंस हैं, कॉल डिटेल्स हैं। 2:30 बजे लड़की की माँ ने, जो उसका पुराना घर था, वो उसके पड़ोस में रहने वाली प्रभावती नाम की एक महिला को फ़ोन किया कि देखना मेरी बेटी वहाँ तो नहीं है। उसने बोला नहीं दिखाई दे तो नहीं दे रही। बोला थोड़ा आगे बढ़ के देख ले। वहाँ गई तो बोला हाँ तेरी बेटी यहीं है, उसी लड़के के साथ है। माँ और बहन वहाँ पे आई, तब तक और भी 4, 6, 10 लोग इकट्ठे हो गए, फिर 10, 20, 50 हो गए। तब तक लड़के के बाप को भी वहाँ बुलवा लिया गया या आ गया या जो भी हुआ, कम से कम 50 लोगों के सामने। और इससे पहले भी माँ उस लड़के के साथ वो अपनी बेटी को मना करती थी इससे बातचीत होना नहीं, देवर इंस्टाग्राम फ्रेंड्स। लड़के के बाप ने लड़के को 4 झापड़ मारा, अपने साथ ले गया और लड़की कूद गई। इसके 50 चश्मदीद गवाह हैं। परंतु सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इसको ऐसे प्रेजेंट किया कि क्या अब सवर्ण होना गुनाह हो गया? क्या मोदी के युग में सवर्णों पर अत्याचार करेंगे दलित? मैंने एक वीडियो शेयर की है, वो 5 मिनट की वीडियो में कम से कम, मैंने गिना है बाकायदा, 5 मिनट की वीडियो में कम से कम 30 या 32 बार वो रेप 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 रेप, जबकि एक्चुअल इंसिडेंट में कुछ हुआ ही नहीं है। पोस्टमार्टम में और फोरेंसिक एविडेंस में द गर्ल वाज अ वर्जिन। उसके बाद 5 लोगों ने गैंग, उसके बाद जो 11 तारीख से ये घटना चल रही है। नहीं, पर उसमें पुलिस की भी जो रिपोर्ट आई वो 2-3 बार एडिट हुई। उन्होंने जो पहली बार पब्लिश, कुछ नहीं एडिट की, पहली बार उनकी गलती से टाइपो हुआ। 14 तारीख की विज्ञप्ति थी, उसमें 10 लिख गया था, तो उन्होंने 10 को 14 कर दिया। इसमें तो जो मैटर है लेटर का, विज्ञप्ति का, वो हूबहू वही है। फिर तीसरे दिन उनको ऐसा लगा कि जो 2 गवाहों थे उनके नाम दे दिए थे उन्होंने, प्रभावती का और कोई ऐसे कुछ श्रीराम नाम का। तो लोगों ने, किसी ने समझाया होगा कि यार ये गवाहों के नाम नहीं देने चाहिए हैं। तो उन्होंने नाम हटाकर फिर से के 2 ग्रामीण कर दिया। इसमें क्या चेंज हो गया? बाकी जो मैटर है वो एज इट इज है। भाई डेट में टाइप होता तो 10 का वापस 14 कर दिया, और जो प्रभावती और वो जो पुरुष थे जो कि चश्मदीद गवाह, पुलिस ने उस वक्त उनका नाम हटा के 2 ग्रामीणों ने बयान दिया। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? परंतु जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा एक समस्या चल रही है जहां सवर्णों पे दलित अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, पर बाबा जी उसका एक वो हिस्ट्री भी है ना। जैसे हम 2018 का देखें तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST एक्ट को थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए, हमें उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान होना चाहिए या फिर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए किसी को भी अरेस्ट करने से पहले, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद हमने देखा कि एक पूरा प्रोटेस्ट हुआ भारत में। मोदी जी ने वो सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं किया, बल्कि वो एक्ट को और पावरफुल बना दिया कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी। आप ये, दिस इज अगेन अ मिथ एंड अ प्रोपेगेंडा। असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी SC/ST एक्ट में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं हो रही है, प्रॉपर इंक्वायरी हो रही है। नहीं, पर वो एक्ट में तो है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको बोले तो आप डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हो। सामने वाले को एंटीसिपेटरी बेल का भी उसमें कोई if there is a heinous crime, if there is a heinous crime और आपको लगता है कि अरेस्ट की जरूरत है, तब अरेस्ट कीजिए। अदरवाइज जो एक्यूज्ड है, इफ ही इज कोऑपरेटिंग विद द पुलिस, अगर जांच में सहयोग कर रहा है तो अरेस्ट की जरूरत नहीं है। ये भी तो है। आप इन टोटलिटी पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़िए ना।
आप सिर्फ एक लाइन क्यों पढ़ना चाहते हैं? पर मैं कह रहा हूँ कि जो एक संदेश जा रहा है लोगों में कि मोदी जी एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है। दैट इज द प्रोपेगेंडा। वो वही कह रहा हूँ मैं कि अब जैसे हमारे घर पे भी कोई आते हैं काम करने वगैरह, तो वो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मतलब ये हमारे बच्चे तो अभी कॉलेज ही नहीं जा पाएंगे कि उन पे कोई ऐसा झूठा केस कर देगा तो उनका तो करियर चला जाएगा। वो तो कह रहे थे कि हम तो बच्चों को कहेंगे कि खेती करो, उसमें सुरक्षित रहेंगे। तो ये एक नैरेटिव ग्राउंड लेवल पे फैल रहा है। और पैरेलली अगर हम देखिए योगी जी का, तो योगी जी की इमेज एक पूरी तरीके से एक हिंदू लीडर की तरह मतलब जो भी है, आप सिर्फ यूपी की बात नहीं, भारत में आप किसी को भी पूछो योगी जी कैसे है तो वो सब कहेंगे कि ये हिंदुओं के एक प्रखर नेता है। और वो रिसेंटली उनका आपने वो जाति पर भी उन्होंने जो कविता की थी योगी जी ने, तो वो एक जो संभ्रम निर्माण हो रहा है कि एक तरफ हम मोदी जी को देख रहे हैं, एक तरफ योगी जी को देख रहे हैं। तो क्या ये समय आ रहा है कि योगी जी को अगले इलेक्शन में भारत का मतलब बीजेपी का चेहरा बना देना चाहिए 2029 में? ऑब्वियसली 27 के बाद देखिए, कैसे मेरा अगर आप पर्सनल मत पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ना, इट विल बी टू अर्ली। पहली बात 29 में भी 29 में भी इट विल बी टू अर्ली। यूपी नीड्स योगी मोर। कम से कम 15 साल तक योगी जी यूपी में रहें, और मोदी जी इज़ डूइंग वेरी वेल। अगर एक दो छोटे मोटे ये प्रॉब्लम्स को, वो भी डोमेस्टिक लेवल पे, देखिए डोमेस्टिक लेवल पे मोदी जी की नीतियों से मैं भी सहमत थी। मैं मोदी का बहुत मतलब बड़ा आलोचक रहा हूं जब उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स के कुछ विषयों पर मुझे लगता है उन्होंने सरेंडर किया, पर विदेश नीति, कूटनीति, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पे मोदी इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। और अभी जो संक्रमण नहीं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे तो है, इंटरनल सिक्योरिटी पे थोड़ा सा नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी नक्सलिज्म वगैरह वो सब हो गया है। पर जैसे अभी शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट होते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट होते हैं, तो सिक्योरिटी, एक मिनट, वो सिक्योरिटी इशू कम था। वो मोदी जी का एक पर्सनल एक मुझे लगता है कि मोदी जी ने जानबूझ के वो दोनों प्रोटेस्ट, शाहीन बाग को साल डेढ़ साल तक चलाना, उसके बाद किसान आंदोलन को साल डेढ़ साल तक चलाना, आई थिंक उसके पीछे कुछ और डिज़ाइन रहा होगा कि वाई डिड मोदी अलाउ। अच्छा, उसी मोदी ने सिंघू बॉर्डर पे किसान आंदोलन को करीब 15 महीने चलाया। उसी मोदी ने दोबारा शंभू बॉर्डर से घुसने ही नहीं दिया। शंभू बॉर्डर पे बैठ रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में घुसने ही नहीं दिया, यूपी में भी उसने नहीं दिया। तो वो उसके पीछे क्या चाहते थे? आई थिंक उनको लगता था कि यूपी के इलेक्शंस में कुछ नुकसान ना हो जाए, और जो भी कारण रहे होंगे। पर इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में भी मोदी का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, नक्सलिज्म फ्रंट पे तो जो नॉट ओनली नक्सलिज्म, पूरा आप आर्टिकल 370 से लेके और आगे तक नक्सलिज्म, और देश में जो इस वक्त सिक्योरिटी का माहौल चल रहा है, जो आम हिंदुस्तानी सुरक्षित महसूस करता है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और अभी ज़रूरत नहीं है। और ये जो अभी जो वॉर चल रही है यूएस, इजराइल एंड ईरान, वो एस्केलेट होती दिख रही है। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे आज उन्होंने एनर्जी के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे आज जो ईरान ने वापस हमले शुरू किए हैं, तो अगर कोई एनर्जी क्राइसिस आता है और इससे देश की इकोनॉमी पे भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि अगले एक टर्म और मोदी की नेतृत्व की हमें सख्त ज़रूरत है। और वैसे भी योगी जी के पास अभी टाइम है। मैं तो हमेशा मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में ये बात कही है कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि एटलीस्ट जब मोदी रिटायर हो जाए, और मुझे 29 में मोदी रिटायर होते हुए दिख नहीं रहे हैं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, 29 के बाद अगर मान लीजिए 34 में भी अगर मोदी रिटायर होते हैं तो एटलीस्ट 1 टर्म टू अमित शाह जी, और उस वक्त जब अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर हों तो मोदी योगी कम से कम 1 टर्म होम मिनिस्टर के तौर पे दिल्ली में रहें। उसके बाद अच्छा, योगी इज ओनली हार्डली आई थिंक 56 के होंगे कुछ, 54-55। योगी जी के पास टाइम बहुत है।
नहीं, पर 29 तक तो वो करीबन 60 साल के आसपास हो जाएंगे। मोदी जी कोई बात नहीं, भी अभी जब आए थे, तो अगर हम लोग ऐसे ही कंपेयर करें मोदी जी और योगी जी का, तो 2014 में मोदी जी करीब 62 साल के थे। उनको 12 साल का गुजरात के सीएम रहने का एक्सपीरियंस था, उनको सेंटर में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। योगी जी का अगर हम देखें तो उनका यूपी का एक्सपीरियंस है 12 साल का, मतलब 29 तक हो जाएगा, 17 से 29, 12 साल यूपी जैसे राज्य को संभालना, उसके पहले एमपी रहकर पूरा सेंट्रल इसमें रहना। तो वैसे देखें तो योगी जी इज मच मोर प्रिपेयर्ड इन 2029 देन व्हाट मोदी जी वाज इन 2014। आई एग्री विद यू, क्योंकि अगर हम गुजरात और मुझे यूपी को ऐसा compare लगता है करें, कि यूपी नीड्स योगी मोर, और दिल्ली में अभी वैकेंसी नहीं है। दिल्ली में वैकेंसी वो नहीं मुझे है। लगता है कि और सारे पार्टी योगी जी जो यूपी में काम कर रहे हैं ना, वो काम कोई और नहीं कर नहीं, वो तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। जो योगी जी जो मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं वो कोई और कर लेगा। और अगर यूपी में अगर आप फंबल करते हैं तो दिल्ली खतरे में पड़ जाएगी। और योगी को यूपी से हटाना एक बहुत बड़ा कदम होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और योगी जी ने जो यूपी में किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि जितना ग्रो यूपी कर रहा है। और अभी इट इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी अब इस महीने के अंत तक या अगले महीने जेवर एयरपोर्ट शुरू हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट के बाद इसी महीने या इस कुछ एक महीनों में गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। इसके अलावा मोर देन 13 एक्सप्रेसवेज विल बी रेडी फॉर इनॉग्रेशन इस इनके कार्यकाल में। 10 और का डीपीआर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 मोर एक्सप्रेसवेज इन यूपी। आज की तारीख में यह हालत है कि ईच एंड एवरी तहसील हेडक्वार्टर इन यूपी इज कनेक्टेड विद अ वर्ल्ड क्लास 4 लेन, एटलीस्ट 4 लेन तहसील, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट। और अगले 2 सालों में यूपी की हर तहसील किसी न किसी एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई होगी। जैसे तहसील से एक 4 लेन और वो 4 लेन आगे जाके किसी एक्सप्रेसवे में, और हर एक्सप्रेसवे के किनारे 5-5 हजार हेक्टेयर के मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हर एक्सप्रेसवे पे, हर 4 लेन पे। और उसके बाद अभी जो सिंगापुर गए थे, सिंगापुर एंड जापान, तो यूपी ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है देश का अगले 10 सालों में। और अगर इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है तो यूपी और बिहार को जब तक आप पावर हाउस नहीं बनाएंगे तब तक ये लक्ष्य अचीव हो ही नहीं सकता। कुछ हद तक बंगाल भी, यूपी, बिहार, बंगाल, ये 3 स्टेट सबसे क्रूशियल स्टेट्स हैं। यूपी इज डूइंग वेरी वेल, बिहार और बंगाल में ये करने की जरूरत है। बंगाल तो वो पूरा एक कम्युनिस्टों के बाद तो वो मतलब बाद में टीएमसी ने भी एक तरीके से एंटी इंडस्ट्रियल ही रहा है पूरा टीएमसी का भी अप्रोच। तो वहां पे भी एक थोड़ी सी जरूरत तो है। आप बताइए ना कि सिंगूर के बाद आप एक भी मुझे बड़ा नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट बता दीजिए जो कि बंगाल में आया हो। तो इसलिए वो जो ईस्टर्न जो हमारा जो बेल्ट है, कॉरिडोर, उसको डेवलप करने के लिए अभी मुझे नहीं लगता कि योगी जी को हटाना चाहिए। और केंद्र में ऐसी कोई बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं दिखाई दे रही हैं जिसके लिए योगी जी को हटा के जो है वो दिल्ली लाने की जरूरत है। तो दिल्ली में अभी मोदी जी इज डूइंग वेरी वेल, वेरी फाइन। और देखिए एक बात बताऊं, एक वो मानस जी में एक प्रसंग आता है ना कि सब लोग आके दशरथ जी को कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा राज्य किया, पर पूरी जनता की इच्छा है कि आपके आंखों के सामने ही युवराज गद्दी पे बैठ जाए। तो वो एक उस तरीके से माहौल है देश में कि आप नो डाउट आप बहुत अच्छे राजा हैं, पर युवराज को भी अभी आपके आंखों के सामने ही राज तिलक करा दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये एक है। बाकी तो मोदी जी तो जो कर रहे हैं वो उसमें मतलब
10-20% हम यहाँ वहाँ कह सकते हैं, पर 80% तो जो 2014 के पहले का हम देखें और 14 के बाद का देखें तो उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर ये जो अभी योगी जी सिंगापुर गए थे, जापान गए थे, तो वो जो एक फीलिंग आती है कि एक साधु सन्यासी वहाँ पे भगवे कपड़े पहनकर इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बात कर रहा है, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बात कर रहा है। तो अगर ऐसा एक भारत की छवि निर्माण हो कि भारत का प्रधानमंत्री भगवे वस्त्रों में अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या फिर कहीं भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इलॉन मस्क हो, किसी से भी वैसे परिवेश में बात कर रहा है, तो वो एक इंडिया की अलग इमेज जाती है कि भारत सिर्फ एक मॉडर्न स्टेट नहीं है जो बॉलीवुड वाले या जो पूरा लिबरल कबाल कहता है कि 47 से पहले कोई भारत नहीं था। तो जब योगी जी जैसा व्यक्ति वहाँ पर खड़ा होता है तो वो एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को लेके खड़े होते हैं कि भारत राम कृष्ण का देश है और हम इतने सालों से सिविलाइजेशन है। जब आपके देश का भी जन्म नहीं हुआ था, अमेरिका तो क्या 300-400 साल पहले आया है, तो जब आपका देश भी नहीं था तब से भारत एक सिविलाइजेशनल सुपर पावर है। तो योगी जी एक वो वैसे टाइप का मैसेज देते हैं, प्लस उनमें कोई मोदी जी तो हम कह सकते हैं थोड़े तो अपोलोजेटिक है कई मामलों में, पर योगी जी वो कहीं भी अपोलोजेटिक टोन नहीं होता उनका कि जो है मतलब अगर माफिया के अगेंस्ट कुछ बोलना है तो वो उसी भाषा में बोलेंगे जिस भाषा में वो, मतलब संसद में भी उसी भाषा में बोलेंगे जिस भाषा में वो रैली में बोलते हैं। पर मोदी जी थोड़ा सा वो एक नहीं, उसका कारण बताऊं आपको मैं। अभी जब योगी जी सिंगापुर और जापान गए थे ना, हाँ तो मीडिया की एक सेक्शन में ये न्यूज़ भी चल रही थी कि अब एक तो योगी जी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्टेचर का बनाया जा रहा है, नंबर 1, और अब मोदी जी की जो हिंदुत्व, योगी जी की जो हिंदुत्ववादी छवि है ना, उसको भी थोड़ा सा टोन डाउन किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे जब आप बैठ जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा मॉडरेट छवि लेके चलना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया आपने है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन योगी जी भी प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठ जाएंगे ना, तो आज वाले योगी जी आपको नहीं दिखाई देंगे। इस चीज़ के लिए सभी लोगों को आज से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर होना, यूपी का चीफ मिनिस्टर होना एक अलग बात है, पर भारत का प्रधानमंत्री होना, उसके लिए आपको इमेज का मेकओवर और सोच का भी मेकओवर तो करना पड़ेगा। पर वो भाषा में हो सकता है, पर तौर तेवर जो चाल चलन है उसमें भी करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको 140 करोड़ लोगों के देश को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और बिजनेस भी कर रहा है ना, आपको पूरी दुनिया के साथ। पर ये बाबा जी हम लोग कब तक ऐसे अपोलोजेटिक टोन में रहेंगे? अब जैसे दुबई का शेख है तो वो तो अपने अपने शेख वाले कपड़ों में आते हैं, जो सऊदी अरेबिया वाले हैं वो अपने इसमें आते हैं, ईरान वाले अपने अपने इसमें होते हैं। तो ये भारत को ही क्यों होता है कि आप हिंदू ज़्यादा सिंबॉलिज्म ना रहे, आप थोड़ा सा मॉडरेट पेश आओ? अगर यहाँ पे 100 करोड़ हिंदू है, उनका मॉडरेट नहीं, मुझे लगता है सेक्युलर। हाँ, पर वही मतलब कब तक हम ऐसे अपोलोजेटिक टोन में रहेंगे? इसको मैं अपोलोजेटिक नहीं मानता हूँ, ये समय की ज़रूरत होती है, और इसको मैं अपोलोजेटिक नहीं, इसको आप डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक अप्रोच मान सकते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो इमेज वैसी ही बना लेनी चाहिए जैसी ज़रूरत हो, या जिस मंच से आप बैठे हैं जैसे भी होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा। पर मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। नहीं, वैसे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ। पर वही जैसे हम लोग 14 के पहले के मोदी जी देखे, पर 14 के पहले के मोदी जी सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे ना। वही प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कुछ जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे भी मतलब जिस तरीके से ये होना चाहिए, जो गुजरात में रहते हुए, अब जैसे इस्लाम की बात कर लीजिए, जो अब ऐसे नहीं है कि मोदी जी को ये सब पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है और इसमें क्या उनका अप्रोच होता है, क्योंकि हम लोग 1999 के भी वीडियोस देखे, उनके इंटरव्यूज़ देखे, तो उन्होंने क्लियरली बताया है कि इस्लाम तो दुनिया को दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम में ये करता है, 2 हिस्सों में बांट दिया है, उनकी ये आइडियोलॉजी ये है। पर अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आप देखोगे तो वो तुरंत ये कहते हैं कि अल्लाह के 99 नाम है और उन सब का नाम शांति है, मतलब पीस का रिलीजन है। तो इसका क्या? एक पहली बात, मेरे गुरुजी तो वो कहा करते थे, मंच से कही गई बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो मंच से बहुत सारी बातें कहना मजबूरी होती है, नंबर 1। नंबर 2,
जब मोदी चीफ मिनिस्टर भी थे ना, तब भी मोदी बहुत सेक्युलर ही थे। वो बातें लोगों के सामने आई नहीं हैं। जब ट्रेन जलाई, गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी और जब जो दंगा हुआ था, उसमें यदि आप मोदी के पूरे टोटल उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर लिखेंगे ना, तो मोदी ने पहले दिन ही आर्मी बुला ली थी और मोदी के शासनकाल में 250 से ज़्यादा उन दंगों में 250 से ज़्यादा हिंदूस पुलिस की गोली से मरे हैं। नहीं, पर उस वक्त तो एक ऊपर से भी दबाव था ना, अटल जी का दबाव था, बाकी नहीं, कोई नहीं। मोदी डे वन से ही वॉज नेवर, वो हिंदू बन के उन्होंने कभी गुजरात चलाया नहीं। जी हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। जिस तरीके से योगी जी ने यूपी चलाया है ना, मोदी जी ने कभी भी उस तरीके से गुजरात नहीं चलाया। तो मोदी शुरू से सेक्युलर थे। वो हिंदू हृदय सम्राट की छवि उनकी गढ़ी गई, और वो हमेशा से सेक्युलर थे। अगर हिंदू हृदय सम्राट की सचमुच अगर छवि है तो वो योगी जी ही हैं। वो तो है ही। तो अच्छा, योगी जी कभी अपॉलोजेटिक हुए भी नहीं। और अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद योगी का क्या मेकओवर होता है, कैसे वो अपने आप को उन जिम्मेवारियों के लिए अपने आप को ढालते हैं, या मेकओवर होता है उनका, क्या होता है, वो टोन डाउन करते हैं खुद को। नहीं, टोन डाउन मुझे लगता है योगी जी अगर करेंगे भी तो वो एक दिखावे के लिए होगा कि थोड़े स्टेटमेंट्स कम हो जाएंगे। पर जो योगी जी की आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है, विनय न माने जल्दी जड़, तो वो उनको पता है कि कहाँ पे कोप करना है और कहाँ पे विनय से बात करनी है। तो मुझे लगता है कि वो तो उनका वहाँ पे जाके भी एक भले ऐसे स्टेटमेंट्स कम हो जाएंगे कि इनकी गर्मी शांत कर दूंगा या फिर इनको मिट्टी में मिला दूंगा, ये स्टेटमेंट्स कम हो जाएंगे। पर मुझे एक मिनट, मुझे एक बात बताइए आप। अभी सलीम वास्तिक के केस में उन दोनों भाइयों को 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर हो गया। आपको लगता है कि जिस दिन योगी प्राइम मिनिस्टर होंगे, उस दिन कर्नाटक में या कहीं योगी जी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, अगर बीजेपी की सरकार भारत हुई, में बेशक बीजेपी, मतलब अगर एक मिनट गुजरात में एनकाउंटर करवा देंगे या मध्य प्रदेश में करवा देंगे, अगर हो सकता है। मतलब जिस जो योगी जी को हम देख रहे हैं, मुझे कम भरोसा है यूपी में करवा देंगे। पर योगी जी अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो मुझे नहीं लगता कि एमपी में या राजस्थान सॉफ्ट सिग्नल तो आ जाएगा केंद्र से कि ऐसा ऐसा महाराज जी की इच्छा है कि बाकी तो वो अभी सीएम पे डिपेंड है कि वो कितना अलाइंड है। अब जैसे मोदी जी योगी जी को कुछ बोल दे तो वो तो एंड में तो योगी जी का ये है कि ये करना है नहीं करना है, पर ऊपर से तो एक सिग्नल तो आ ही जाता है, सॉफ्ट सिग्नल की इच्छा ये है हाईकमांड की। चलिए देखते हैं, लेट्स होप, बट आई डोंट। तो पर आपको क्यों ऐसा डाउट लग रहा है? जो ट्रैक रिकॉर्ड है योगी जी का, वहां पे तो कहीं भी हमें ऐसा, मैंने बोला ना, चीफ मिनिस्टर होना अलग चीज होती है, प्राइम मिनिस्टर होना अलग। नहीं, पर कंट्रोल चीफ मिनिस्टर सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर के प्रति जवाबदेह होता है मैक्सिमम, परंतु प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी जवाबदेही पूरे वैश्विक स्तर पे होती है। उसको विश्व की बहुत सारी शक्तियों को फेस करना होता है। योगी को नहीं फेस करना। योगी के राज्य में 2 सगे भाइयों का 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर हो गया। योगी को किसी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसका जवाब नहीं देना होगा, मोदी को देना होगा। मोदी से अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वो सवाल पूछा जा सकता है, योगी से फिलहाल नहीं पूछा जा सकता। ये अंतर आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए जब योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो मेरे आपके जैसे लोगों को कोई निराशा ना हो कि अब ये योगी वो योगी नहीं रहा जो यूपी में हुआ करता था, या योगी जी बदल गए। वो कुर्सी की शायद जो पद की जो जिम्मेवारियां होती हैं वो उनके कारण थोड़ा सा टोन डाउन करना ही पड़ता होगा।
तो फाइनल आपको नहीं लगता कि 29 में सत्तांतर होगा? आई डोंट थिंक। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, धुरंधर फिल्म में एक सीन बताया जा रहा है, हालांकि आई हैव नॉट सीन द फिल्म, उसमें कि जैसे ही वो शपथ ग्रहण का जो सीन आया है, मैं दामोदर दास मोदी, एंड लोग बता रहे हैं कि इट वाज स्पॉन्टेनियस एंड इट हैपेंड इन एवरी शो इन इन द कंट्री, कि जब मोदी जी की जब वो आया शपथ विधि का वो सीन आया, पूरा हॉल जो है ना इरप्टेड। हर व्यक्ति ने मुझे ये बताया है। और वो नोटबंदी के टाइम पे जब वो सीन आया, तो इससे पता लगता है कि ये जो मोदी के बारे में जो बातें चल रही थी ना, कि मोदी हैज बिकम अनपॉपुलर, मोदी कितने पॉपुलर हैं आज भी देश में, अगर ये देखना हो तो धुरंधर जाके नहीं, पॉपुलर तो है, उसमें कोई डाउट नहीं। ये तो वो मतलब और पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, मुझे तो लग रहा है बढ़ी है। नहीं, पॉपुलैरिटी तो बढ़ी रही है। वो अभी रिसेंट जो महाराष्ट्र इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन है, वो तो हाँ। और एक मिनट, एक आदमी अगर अनपॉपुलर था तो व्हाई इज ही स्टिल विनिंग द इलेक्शंस एंड विद सच ह्यूज मार्जिन्स व्हेन द ऑपोजिशन इज डेसिमेटेड? वो तो अभी 29 में तो मुझे नहीं लगता कि 29 में देयर इज वैकेंसी इन दिल्ली। अंत में तो होगी तो मुझे तो अच्छा। और दूसरी बात है, मेरे जैसे लोग, वी आर नॉट इन अ हरी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी योगी जी को यूपी में काम करने दीजिए। चलिए, तब का तब देखी जाएगी। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साका। आज के इस चर्चा को फिर यहीं पे विराम देते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।